ऑलवेज, चाहे ये लीप ईयर हो या ना हो, इट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि अगर ये लीप ईयर होगा तो ये ऑलरेडी काउंट हो जाएगा, उसको हम दोबारा से एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो केस फोर्थ में फरवरी हमेशा 28 की मानोगे, क्योंकि अगर ये लीप ईयर होगा तो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो जाएगा लीप ईयर, उसको दोबारा से हमें काउंट नहीं करना। तो फरवरी के ऑड डेज 0, मार्च के ऑड डेज 3, 25 को हम छोटा करके लिख सकते हैं, 7 या 21 कितने बचे 4। तो सबको ऐड करें, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 का मतलब कितने ऑड डेज हुए, 7 एकम 7, कितना बचे 5। लेकिन ये जो 5 हैं ये विद साइन हमें यूज़ करने हैं। देखो अप्रैल का दिन पता है फ्राइडे, जनवरी का निकालना है तो मंथ के केस में हम पीछे जा रहे हैं अप्रैल से जनवरी, और जब पीछे जाएंगे तो जो ऑड डेज निकलेंगे वो होंगे माइनस के। तो यहाँ देखो -5 + 3, और -5 + 3 होगा -2, और फ्राइडे -2 करोगे तो आंसर आएगा हमारा वेडनेसडे। तो इस तरीके से हम केस फोर्थ के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ईयर्स के ऑड डेज निकालो, मंथ के ऑड डेज निकालो। अगर हम दोनों में आगे जाते तो दोनों में प्लस होता, लेकिन यहाँ एक में आगे गए तो प्लस, दूसरे में पीछे गए तो माइनस। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। 10 जनवरी 2004 को सपोज सैटरडे था, 10 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो हमें बताना है 20 मार्च 2016 का दिन क्या रहा होगा। तो सबसे पहले हम ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालेंगे, तो 4 और 16 में 12 साल का अंतर है, और 12 ईयर्स को अगर लीप ऑड डेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें लीप ईयर ऐड कर दो। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला लीप ईयर है 2004, फिर 8, फिर 12, फिर 16, टोटल 4 लीप ईयर आए यहाँ पर। अब हमें चेक करना होगा 2004 और 16 में से कितने लीप ईयर काउंट होंगे। तो 10 जनवरी 2004 से हम आगे चलना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली 29 फरवरी 2004 इन दोनों डेट के बीच में आएगी, और जब हम 20 मार्च 2016 तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली फरवरी को क्रॉस करके ही पहुंचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों ही ईयर एज ए लीप ईयर काउंट होंगे, 2004 भी और 2016 भी। तो कितने लीप ईयर हो गए टोटल, 4 लीप ईयर हो गए, और 12 और 4 हो गए 16, 16 का मतलब हो गया 2। अब क्योंकि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो जो 2 ऑड डे निकले वो होंगे हमारे प्लस के 2 ऑड डेज। अब बात करेंगे हम मंथ की, तो पहले जनवरी आएगा या मार्च, तो पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। पहले महीने के बचे हुए दिन, तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 10 तारीख दे रखी है, 31 - 10, 31 - 10, 21 दिन बचे हैं जनवरी में, और मार्च की दी हुई तारीख 20। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था अभी, फरवरी केस फोर्थ में हमेशा 0 लेंगे 28, क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। तो 21 का मतलब होता है 0, 20 का मतलब होता है 6, 7 या 21 कितना बचा 0, 7 दूनी 14 कितना बचा 6, 0 + 0 + 6 कितना हो गया 6। और क्योंकि इस बार हम मंथ में भी आगे गए तो ये जो 6 ऑड डे निकले ये प्लस के 6 होंगे, +6 + 2 +8, और +8 का मतलब होगा +1, और सैटरडे +1 संडे। तो इस तरीके से हम केस फोर्थ में भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहले आप ईयर्स के ऑड डेज निकालो, फिर मंथ के ऑड डे निकालो, और इजीली हम यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने टोटल यहाँ पर 4 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, और चारों ही क्वेश्चन में सिर्फ वही कॉन्सेप्ट था लीप ईयर का और ऑड डेज का। चलिए कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और हम करते हैं जो फिर से लीप ईयर और ऑड डेज से रिलेटेड है। तो अब हमने इन 2 कॉन्सेप्ट से, लीप ईयर और ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से 4 तरीके के क्वेश्चन किए। अब हम चलते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर, लेकिन वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से होंगे। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से रिलेटेड, कोई भी ईयर हमारी कब रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा, एंड देयर आर 4 ऑप्शन, 2000, 1996, 2001 और 1997। देयर आर 4 ऑप्शंस। इन 4 ईयर में से एक ईयर ऐसी है जिसका कैलेंडर एग्जैक्टली 1990 से सेम है, मीन्स 1990 का जो कैलेंडर है वही कैलेंडर 2000 का होना चाहिए। कहने का मतलब है कैलेंडर सेम होने का मतलब है अगर 2 मार्च 1990 को संडे है
तो 2 मार्च 2000 को भी संडे ही होना चाहिए। अगर 2 फरवरी 1990 को फ्राइडे है तो 2 फरवरी 2000 को भी फ्राइडे ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कैसे पता लगाएं कि वो कौन सी 2 ईयर हैं जिसका कैलेंडर सेम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक डायरेक्ट कैसे बताते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम देखते ही डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 1990 नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता, इसीलिए 1990 का कैलेंडर ना तो कभी 2000 से सेम हो सकता, ना ही कभी 1996 से। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, या तो 2001 या 1997। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम हर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट से देते हैं, ऑड डेज और लीप ईयर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब हमें 2001 और 1990 के बीच में टोटल ऑड डेज पता करने होंगे, कुल कितने ऑड डेज हैं। तो अगर हम 2001 और 1990 के बीच का डिफरेंस निकालें तो यहाँ जो डिफरेंस है हमारा वो 11 साल का अंतर है। 1990 और 2001 के बीच में 11 साल का अंतर है। और ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। तो 1990 से 2001 के बीच में कुल कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर, 92, 96, 2001, सॉरी 92, 96 और 2000। और 11 में 3 लीप ईयर को ऐड कर दो और 11 और 3 बना 14, 14 का मतलब 0। और जैसे ही ऑड डे 0 आए इसका मतलब कैलेंडर सेम, क्योंकि 0 ऑड डे का मतलब होता है कैलेंडर सेम। आज अगर फ्राइडे है तो आज से 7 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, क्योंकि 7 दिन में कितने ऑड डेज बनते हैं, 0 ऑड डे। 14 दिन बाद भी फ्राइडे होगा, क्योंकि 14 दिन में कितने ऑड डे बनते हैं, 0 ऑड डे। तो जहाँ ऑड डे 0 बनेंगे वहाँ कैलेंडर सेम होगा। तो 1990 का जो कैलेंडर है एज इट इज कैलेंडर 2001 का था, क्योंकि 1990 और 2001 के बीच में कुल कितने ऑड डेज हैं, 0 ऑड डे। 2015 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है, 2026, 2028, 2020 या 2022। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 2 ऑप्शन को तो हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, 2028 और 2020, क्योंकि 2015 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। तो या तो 26 से सेम होगा या 22 से। अब हमें पता करने होंगे ऑड डेज। तो 15 और 26 के बीच में कुल कितने ऑड डेज हैं, वही कॉन्सेप्ट ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे, ईयर्स का डिफरेंस। तो 15 और 26 में कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर ऐड करो ऑड डेज में बदलने के लिए। तो कितने लीप ईयर हैं, एक तो 16, एक 20 और एक 24, टोटल 3 लीप ईयर है, 16, 20, 24। तो इन 3 लीप ईयर को ऐड कर दो और 11 और 3 बने 14, 14 का मतलब हो गया 0। यानी कि फिर से जो 2015 का कैलेंडर है वही कैलेंडर 2026 का होगा। एक और क्वेश्चन पे देखते हैं, 2017 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष से समान होगा, 2028, 2023, 2022 या 2020। अब पहले 2 क्वेश्चन को देखकर हमें ऐसा लग रहा होगा कि शायद कैलेंडर हर 11 साल बाद रिपीट होता है, 1990 + 11 2000, 2015 + 11 2026। लेकिन अगर कैलेंडर 11 साल में ही रिपीट होता है तो 17 और 11 होते हैं 28, और 2028 और 2017 का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि 2017 नॉर्मल ईयर है और 2028 लीप ईयर है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर बार 11 साल में ही कैलेंडर रिपीट हो। यहाँ फिर 2020 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 भी लीप ईयर है। अब देखो 17 और 23 में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। अब अगर इसको ऑड डेज में कन्वर्ट करना है तो बीच में आए हुए लीप ईयर को जोड़ दो। तो 17 से 20, 17 से 23 कुल कितने लीप ईयर होंगे, सिर्फ एक लीप ईयर होगा 2020, और 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। फिर से 0 ऑड डे आया, यानी कि जो 2017 का कैलेंडर था वही कैलेंडर एज इट इज 2023 का है। तो अगर हम पहले 2 क्वेश्चन देखें तो वो दोनों ही 11 साल में रिपीट हुए, लेकिन ये जो 17 है ये रिपीट हुआ है 6 साल में। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। नो डाउट कोई भी नॉर्मल ईयर हर 11 साल में ही रिपीट होती है, कोई भी नॉर्मल ईयर हर 11 साल में ही रिपीट होती है, लेकिन कुछ नॉर्मल ईयर ऐसी हैं
जो कि 11 साल में रिपीट नहीं हो पाती, और वो रिपीट होती हैं 6 साल में। अब हमें जानना ये है कि वो कौन सी स्पेशल ईयर हैं जो 6 साल में रिपीट होती हैं, क्योंकि उन स्पेशल ईयर को छोड़कर सभी रिपीट होंगी 11 साल में। तो वो स्पेशल ईयर हैं जो 6 साल में रिपीट होती हैं, उन ईयर की पहचान कैसे होगी? तो देखो, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती हैं, वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती हैं, वो रिपीट होती हैं 6 साल में। जैसे 2017 लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2016 के बाद है ना, तो ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, इसीलिए ये 6 साल में रिपीट होगी। और ऐसी ईयर्स को छोड़कर सभी रिपीट होंगी 11 साल में। तो वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आती है वो 6 साल में रिपीट होती है, और बाकी की जितनी भी नॉर्मल ईयर्स हैं वो हर 11 साल में रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, 2005, अब देखो 2005 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो इसलिए 6 साल बाद रिपीट होगी, मीन्स 2011 में। 2006 ये तो नॉर्मली 11 साल बाद रिपीट होगी, 2017 में। 2007 ये फिर से 11 साल बाद रिपीट होगी, 2018 में। 2009 फिर से ये जो ईयर है ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2008 के बाद, और लीप ईयर के बाद है तो ये 6 साल में रिपीट होगी, मीन्स 2015 में। 2010 11 साल बाद रिपीट होगी, 2021 में। 2011 11 साल बाद रिपीट होगी, 2022 में। 2013 फिर से ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, यानी कि 2012 के बाद, तो ये रिपीट होगी 6 साल में, यानी कि 13 और 6 19, 2019 में। 2014 11 साल बाद रिपीट होगी, मीन्स 2025 में। 14 और 11 25। 2015 फिर से रिपीट होगी 11 साल में, मीन्स 2026 में। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ वो स्पेशल ईयर हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आई हैं, सिर्फ यही ईयर हैं जो 6 साल में रिपीट होती हैं। इनको छोड़कर सभी कितने साल में रिपीट होती हैं? 11 साल में रिपीट होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था नॉर्मल ईयर के रिपीट होने का। नॉर्मल ईयर या तो 6 साल बाद रिपीट होगी या फिर 11 साल बाद। अब हम बात करेंगे लीप ईयर कब रिपीट होगी। तो लीप ईयर को रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे 28 साल। अगर हम बात करें 2016 फिर से कब आएगी, तो 2016 आएगी ठीक 28 साल बाद, यानी कि 2044 में। तो लीप ईयर को रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे 28 साल, जबकि नॉर्मल ईयर रिपीट होती है 11 या फिर 6 साल में। तो ये कॉन्सेप्ट था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी हमने कैसे सॉल्व किया? सिंपल ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से। किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है डेफिनेटली उसी दिन पे जाके वो ख़त्म होगी। लेकिन नॉर्मल ईयर, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें इन अ नॉर्मल ईयर टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 का मतलब एक, तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, और एक जो लीप ईयर में ऑड डेज बनेंगे वो बनेंगे 2 ऑड डे, क्योंकि 366 दिन, 366 को जब 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम हर साल एक एक दिन आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही लीप ईयर आता है बीच में हम 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2002 को सपोज संडे था, तो ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 2000, अब देखो 1 साल का अंतर है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे हम, +1 होगा मंडे। और 1 जनवरी 2003 से ठीक एक दिन पहले कौन सी डेट थी? 31 दिसंबर 2002। भाई 2003 से पहले की जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2002, और मंडे से पहले का कौन सा दिन था? संडे। इसका मतलब ये हुआ कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है वो उसी दिन पे जाके ख़त्म भी होती है। और यही मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होगी वो उसी दिन पे जाके ख़त्म होगी। किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन दोनों सेम होते हैं। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे जाके ख़त्म होती है। फॉर एग्जाम्पल
1 जनवरी 2004 को सपोज संडे था, ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 2005। अब देखो यहाँ पर लीप ईयर का अंतर है और +2 होंगे क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो 2 ठीक 1 साल बाद होगा ट्यूसडे। और अगर इससे ठीक एक दिन पहले की बात करें हम तो 31 दिसंबर 2004, और ट्यूसडे से ठीक एक दिन पहले जो दिन होगा वो होगा मंडे। तो जो हमारी लीप ईयर होती है वो हमेशा अपने अगले दिन पे जाके ख़त्म होती है। तो लीप ईयर अगर संडे से शुरू हुई तो ख़त्म मंडे पर होगी, जबकि नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है वो उसी दिन पे ख़त्म होती है। नॉर्मल ईयर मंडे से शुरू होगी, मंडे पे ख़त्म होगी, ट्यूसडे से शुरू होगी, ट्यूसडे पे ख़त्म होगी। जबकि लीप ईयर अगर ट्यूसडे से शुरू हो गई तो लीप ईयर ख़त्म होगी ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे पर। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि नॉर्मल ईयर उसी दिन पे ख़त्म होती है, जबकि लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे जाके ख़त्म होती है। यहाँ पर इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें कभी कभी ना वो आपसे सेंचुरी में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स के बारे में पूछता है कि एक सेंचुरी में टोटल कितने लीप ईयर्स होते हैं। और अगर हम सेंचुरी की बात करें तो उसमें 100 वर्ष होते हैं, 100 ईयर्स। और अगर हम 100 ईयर्स में लीप ईयर निकालें तो लीप ईयर निकालने के लिए पहले अभी तक हमने जितने भी लीप ईयर काउंट किए वो कैसे किए थे, हमने ईयर्स का डिफरेंस हमें दिया हुआ था। जैसे 2001 और 2007 के बीच में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो यहाँ ईयर्स दिए हुए हैं और इनके बीच में हम काउंट करते थे। कैसे, 2004 सिर्फ सर एक लीप ईयर आएगा 2001 और 7 के बीच में। बात करें 2001 और 2009 के बीच में तो यहाँ 2 लीप ईयर आएंगे, एक तो 4 और एक 8। बट अगर हमें सीधा सीधा 100 साल दिया हुआ है, किसी भी 2 ईयर के बीच का डिफरेंस नहीं है, और अब हमें लीप ईयर पता करने हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए सीधा सीधा 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही उसमें लीप ईयर होंगे। तो अगर हम 100 में 4 से भाग दें तो 4 से भाग जाएगा 25 बार। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होने चाहिए, 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन अगर हमें 100 साल किसी भी 2 ईयर का डिफरेंस नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे ये हमारे पहले 100 साल हैं। और अगर हम पहले 100 साल की बात करें तो इसमें 25 लीप ईयर कैसे होंगे। अब इसमें हुआ क्या, पहले 100 साल में चौथा वर्ष, 8वां, 12वां, ... 92, 96 और 100, जब हमने कुल इनको जोड़ा गया तो टोटल बैठा 25। लेकिन जो पहली 100वीं वर्ष है वो एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर तब होगी जब उसमें 400 से भाग जाएगा, और 100 में 400 से भाग नहीं जा सकता, इसीलिए जो 100वीं वर्ष है वो लीप ईयर नहीं होगी। बट 25 में ये तो काउंट हो चुकी है, इसलिए हमें करना होगा -1। तो 100 साल में जो लीप ईयर होंगे वो 24 लीप ईयर होंगे, ना कि 25। लेकिन ये जो 100 साल की बात हो रही है ये स्टैंडर्ड 100 ईयर्स है, मींस पहले 100 साल की। अगर मान लो हम कंपैरिजन करते हैं तो हो सकता है 25 भी लीप ईयर आ जाए, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं, ये पहले 100 साल की बात हुई है, इसीलिए 100 साल में जो लीप ईयर बने वो बने 24। ऐसे ही अगर हम बात करें 200 साल में कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो 200 में इसका डबल होंगे 48, 300 में इसका ट्रिपल होंगे 72, और 400 में इसका 4 गुना होंगे 96। भाई 100 में 24, 200 में इसका डबल 48, 300 में ट्रिपल 72, 400 में 4 गुना 96। लेकिन इस बार जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है, तो उसका एक एक्स्ट्रा काउंट होगा, और जब इसका एक एक्स्ट्रा काउंट होगा तो टोटल हो गए 97। तो 400 वर्षों में कुल 97 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में होते हैं 97। क्योंकि 400वीं वर्ष लीप ईयर हो गई तो इसका एक एक्स्ट्रा काउंट होगा, 97 होगी टोटल। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था सेंचुरी में लीप ईयर निकालने का। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से हम जानने की कोशिश करें सेंचुरी में ऑड डेज कैसे निकालें। हमें कैसे पता चलेगा 100 साल में कितने ऑड डेज हैं, 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने। तो जैसे कि हमें पता है ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, ईयर्स प्लस लीप ईयर, यही तो कॉन्सेप्ट था। 100 + 24 124 ऑड डेज,
200 प्लस 48 248, 300 प्लस 72 372 और 400 प्लस 97 497। लेकिन जैसा कि हमें पता है जो ऑड डेज हैं उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो फिर से 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। तो जब 124 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, 248 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, 372 में 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 497 में जब 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो 100, 200, 300, 400 वर्षों में जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं हमारे 5310, 5310। ये होते हैं ऑड डेज किसमें? सेंचुरी में। तो सेंचुरी में ऑड डेज हम इस बेसिस पे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसमें सीधा सीधा एक डेट दी होगी, जैसे 20 अप्रैल 2022 का दिन बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें? तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड जो हम सीख चुके हैं, कौन सा? डेट से कंपैरिजन करके। हम जो आज की डेट है, माना कि आज की डेट 20 मार्च है और 2017 है, माना कि आज 20 मार्च 2017 है, क्योंकि आज की डेट तो सबको पता होगी, जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे उस दिन की डेट तो सबको पता होगी। अगर नहीं भी पता हो तो आप लोग एडमिट कार्ड देख लेना, एडमिट कार्ड पर डेट भी होगी और दिन भी होगा। तो आज 20 मार्च 2017 है और आज है संडे। तो हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 2022 की जगह 1722 होता तब फिर हम इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में लीप ईयर काउंट करने में फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड अप्रोच, जिसके बेसिस पे हम कैलेंडर में दी हुई किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। चाहे वो डेट हज़ारों साल पुरानी हो या हज़ारों साल बाद की डेट हो, हम इजीली बता देंगे कि उस तारीख को सर ये दिन था अकॉर्डिंग टू ऑड डेज। लेकिन उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी ईयर सेंचुरी के ऑड डेज की। जैसे 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। अब मैं आपसे पूछूं बताओ 800 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? तो जब 400 में 0 है तो जितने भी 400 के मल्टीपल है सब में ऑड डेज 0 होंगे, 800 में भी 0 होंगे। पूछा जाए 1200 में कितने हैं? 1200 में भी 0 होंगे। पूछा जाए 1600 में कितने हैं? 1600 में भी 0 होंगे। तो जितने भी 400 के मल्टीपल हैं सब में ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। तो चलिए ज़रा इस कॉन्सेप्ट से अब हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसके बेसिस पे हम किसी भी डेट मंथ ईयर का क्या बता सकें? दिन बता सकें। तो एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखो हमें ऑड डेज काउंट करने हैं, और जब हम ऑड डेज काउंट करेंगे या तो ऑड डे निकलेगा हमारा 0, या फिर निकलेगा 1, या फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 ऑड डेज निकल सकते हैं। अगर हमारा ऑड डे 0 निकले तो उस दिन हम मानेंगे संडे, और अगर 1 निकले तो मंडे, 2 निकले तो ट्यूसडे, 3 निकले तो वेडनेसडे, 4 निकले तो थर्सडे, 5 निकले तो फ्राइडे और 6 निकले तो सैटरडे। अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच बताने जा रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। स्टैंडर्ड, विदाउट एनी कंपैरिजन, बिना किसी ईयर से कंपैरिजन किए। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने पड़ेंगे, कुल कितने ऑड डेज बने। तो देखो हम बात करें 1947वीं वर्ष अभी कंटिन्यू है, तो 15 अगस्त 1947 तक कुछ तो ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ मंथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ ईयर्स पूरे हो चुके हैं, कुछ मंथ। तो 1947वीं ईयर तो चल रही है। अगर हम पूछें कि कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तब वो है 1946। और कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं? जनवरी निकल चुका है, फरवरी भी निकल गया, मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी, जून भी और जुलाई भी और अगस्त। लेकिन अगस्त की हम 15 तारीख तक ही पहुंचे हैं। अब हमें करना ये है, हम सारे ऑड डेज को एक साथ काउंट कर लेंगे। कैसे? तो पहले अगर हम मंथ के ऑड डे काउंट करें तो जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? 3। फरवरी 1947 की है तो 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3।
क्योंकि जुलाई हमें पता है ना, मार्च में 31 दिन तो 3 ऑड डे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। अप्रैल में 30 तो 7 चौक 28, 2 बचा। ऐसे ही सबको जोड़ दो। अच्छा 15 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम 1। अगर सबको ऐड कर दें हम, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17, तो कुल ऑड डे आ गए 17। और 17 को छोटा करो तो 7 दूनी 14, कितने बचे 3। तो मंथ के ऑड डेज आ गए यहाँ पे 3। अब बात करेंगे हम ईयर्स के ऑड डेज की। तो 1946 के ऑड डेज कैसे निकालें? तो 1946 के ऑड डे निकालोगे आप सेंचुरी से, सेंचुरी की हेल्प से। इसको 400 का मल्टीपल में तोड़ा जाए, तो 400 के मल्टीपल में जब तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 300 1900, 1900 प्लस 46 1946, 46। अब आपका काम है हर ईयर में अलग अलग ऑड डेज काउंट करना। तो 1600 में कुल कितने ऑड डेज होंगे? अभी हमने जाना था 400 में होता है 0, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 400 है सब में ऑड डेज कितने होंगे 0, प्लस 300 के ऑड डेज हमने निकाले थे जो निकले थे 3। 400 300 200 100 200 300 400 5 3 1 0, तो 300 के ऑड डे निकले थे 1। ये हमारी टेबल बनी थी इससे पहले अभी। 100 200 300 400, 100 में निकले थे 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, तो 300 के ऑड डेज कितने हैं 1, प्लस यहाँ पर 46 ईयर्स के ऑड डेज और निकालने हैं। और याद करो कॉन्सेप्ट, ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदला जाता है? जब ईयर्स में हम ऐड कर देते हैं लीप ईयर। जैसे ही आप ईयर्स में लीप ईयर जोड़ोगे वो ऑड डेज में बदल जाएंगे। तो 46 साल को अगर ऑड डेज में बदलना है तो 46 साल में आने वाले लीप ईयर को जोड़ दो। 46 साल में कितना लीप ईयर आएंगे? 4 से भाग दो। कितनी बार 4 से भाग जाएगा? 11 चौक 44, 11 बार, तो 11 लीप ईयर है। इसका मतलब ये हो गया 57 लीप ईयर, 57 ऑड डेज, 57 और 1 58, कुल 58 ऑड डेज हो गए। 58 का मतलब 7 8 56 2, यानी कि ईयर्स के ऑड डेज आ गए 2, मंथ के ऑड डे आ गए 3, 2 + 3 5, और 5 ऑड डे का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम किसी भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, चाहे वो हज़ारों साल पुरानी डेट क्यों ना हो। करना हमें ये है, हमें ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं ईयर्स प्लस मंथ के। तो हमारे कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं? 1946। और कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं? जनवरी से अगस्त। अगस्त की दी हुई तारीख, सारे मंथ को ऐड कर दो। ईयर्स के ऑड डेज 400 की टेबल से निकालो। 1600 में डायरेक्ट 0, 300 में 1, और 46 साल को जोड़ने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ दो। और 46 साल में कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 11। तो 46 11 57, 57 और 1 58, 58 का मतलब 2, 7 8 56 कितने बचे? 2, और 3 वहाँ से, 5 टोटल, 5 का मतलब फ्राइडे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जिससे हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 तक भी पहले कुछ ईयर्स कंप्लीट हुए होंगे, जैसे 1949, क्योंकि इससे एक ईयर कम ही तो कंप्लीट होगा। और मंथ यहाँ पे सिर्फ जनवरी है, सिर्फ जनवरी, जिसकी कितनी तारीख दे रखी है? 26। तो मंथ के ऑड डे निकालें, 7 या 21, कितने बचे? 5 ऑड डे। अब बात करेंगे हम 1949 में ऑड डेज कैसे निकालें। तो 1949 को 400 की टेबल में ब्रेक करो। 1600 प्लस 300 1900 प्लस 49। 1600 में डायरेक्ट 400 का मल्टीपल है 0, 300 में डायरेक्ट 1, लेकिन यहाँ पे 49 साल में कितने ऑड डेज हैं ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए लीप ईयर ऐड करने ही पड़ेंगे। तो 49 साल में कुल कितने लीप ईयर आएंगे? 4 से भाग दो। जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही इसमें लीप ईयर। 12 चौक 48, 12 बार भाग गया तो 12 लीप ईयर। तो 49 और 12 61, 61 और 1 62, और 62 का मतलब टोटल कितने ऑड डेज? 7 8 56, कितना बचा? 6। तो 6 ऑड डे आ गए ईयर्स के, 5 ऑड डे आ गए मंथ के, और 6 + 5
6 और 5 11, और 11 का मतलब कुल कितने ऑड डेज, 11 का मतलब फिर से छोटा करो, 7 एकम 7, कितने बचे 4, यानी कि 4 ऑड डे। और 4 ऑड डे का मतलब क्या होता है, थर्सडे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो दिन था वो था थर्सडे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईयर्स प्लस मंथ के ऑड डे पता करके। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, या इनमें से ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, यानी कि लास्ट डेज ऑफ सेंचुरीज और फर्स्ट डेज ऑफ सेंचुरीज, शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए जरा उस क्वेश्चन को देखते हैं जो शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन को सॉल्व करेगा। कैसे पता चलता है कि किसी भी सेंचुरी का, किसी भी शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन होगा, या किसी भी सेंचुरी का या किसी भी शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन होगा। तो अगर हम शताब्दी की बात करें यहाँ पर, तो कुल हमारी 4 शताब्दी है, 100, 200, 300, 400। 100 साल में होते हैं 5 ऑड डे, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अभी हमने सीखा था 5 3 1 0। अब आप कहोगे सर 500 भी तो शताब्दी है, 600 भी तो है, 700 भी तो है, 800 भी तो है, आपने ये क्यों कहा कि सिर्फ यही 4 शताब्दी है। तो देखो 500 शताब्दी में कुल कितने ऑड डेज बनेंगे 500 का मतलब है 400 प्लस 100, 400 में 0, 100 में 5। 600 का मतलब है 400 प्लस 200, 400 में 0, 200 में 3। 700 का मतलब है 400 प्लस 300, 400 में 0, 300 में 1। 800 का मतलब है 400 का मल्टीपल यानी कि 0। तो कहने का मतलब है वही 5 3 1 0 फिर से रिपीट हुआ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुल 4 टाइप की ही शताब्दी होती है, 4 टाइप्स की सेंचुरी, 100, 200, 300, 400। और ये जो सेंचुरी के ऑड डेज हैं बेसिकली, यही सेंचुरी के लास्ट डेज भी है, अंतिम दिन। तो किसी भी सेंचुरी के जो अंतिम दिन हो सकते हैं वो सिर्फ यही हो सकते हैं 5 3 1 0। और 5 का मतलब अभी हमने क्या देखा, फ्राइडे। 3 का मतलब क्या देखा, वेडनेसडे। 1 का मतलब क्या देखा, मंडे। और 0 का मतलब क्या देखा, संडे। तो किसी भी सेंचुरी के जो आखिरी दिन हो सकते हैं वो हो सकते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सिर्फ ये 4 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन बन सकते हैं। और जो अंतिम दिन नहीं हो सकते वो दिन कौन से हैं जो बच गए हमारे। और दिन कौन कौन से बच गए हमारे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं बन सकते, क्योंकि जो सेंचुरी के अंतिम दिन बन सकते हैं वो सिर्फ यही 4 बन सकते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि सेंचुरी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंचुरी के फर्स्ट डेज। हमें कैसे पता चलेगा शताब्दी का प्रथम दिन क्या है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 100वीं शताब्दी है वो फ्राइडे पे जाके ख़त्म हो गई, ठीक है। और जैसे ही 100वीं शताब्दी ख़त्म होगी उसके अगले दिन से 200वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आज अगर 100वीं शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे है तो कल का जो दिन होगा वो 200वीं शताब्दी का पहला दिन होगा। और कल क्या होगा, सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे के नेक्स्ट डे में आएगा सैटरडे, ठीक है। तो 100वीं शताब्दी अगर फ्राइडे पे ख़त्म हो रही है तो 200वीं शताब्दी कहाँ शुरू होगी। अगर 100वीं शताब्दी फ्राइडे पे ख़त्म हो रही है तो 200वीं शताब्दी कहाँ शुरू होगी, फ्राइडे के अगले दिन से यानी कि सैटरडे से। जैसे 200वीं शताब्दी ख़त्म हुई वेडनेसडे पर, तो जैसे ही 200 वेडनेसडे पे ख़त्म हुई तो जो 300 हमारी शुरू होगी वो कहाँ शुरू होगी, वेडनेसडे के अगले दिन थर्सडे से। 300 ख़त्म हुई मंडे पर तो 400 शुरू होगी मंडे के अगले दिन ट्यूसडे पर। 400 संडे पर ख़त्म हुई, 400 के बाद 500, 500 का मतलब 100, संडे के बाद मंडे। तो किसी भी सेंचुरी के जो फर्स्ट डे हो सकते हैं वो हो सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। यानी कि जो 5 3 1 0 है ये तो आखिरी दिन है, और इसमें अगर एक एक जोड़ दिया जाए यानी कि 6 4 2 1, तो ये जो 6 4 2 1 है ये किसी भी सेंचुरी के बन सकते हैं प्रथम दिन। और जो फर्स्ट डे नहीं हो सकते वो दिन कौन कौन से बच गए हमारे पास, संडे, वेडनेसडे,
और फ्राइडे ये किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। तो जो फर्स्ट डे हो सकते हैं वो लास्ट डे नहीं हो सकते, जो लास्ट डे हो सकते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते। लेकिन एक दिन कॉमन है सॉरी, एक दिन कॉमन है मंडे। मंडे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और मंडे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और मंडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे भी हो सकता है। मंडे को छोड़कर सारे दिन अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर जो हमने आज पढ़ा। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लीप ईयर और ऑड डेज। ऑड डेज निकालते हैं हम तीन तरीके से, या तो डायरेक्ट डेज में, या मंथ के बीच में, या फिर ईयर्स के बीच में, ठीक है। मंथ के बीच में ऑड डेज निकालते हैं, पहले पहला महीना फिर आखिरी महीना, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। और ईयर्स के बीच में हम ऑड डेज निकालते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर। और इन ऑड डेज और लीप ईयर के मेथड से हम कितने भी तरीके के इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था रेफरेंस वाला, जिसमें कोई पर्टिकुलर डेट थी और उस डेट से दूसरी डेट का दिन पता करना, जिसमें 4 केस बने थे। फिर उसके बाद हमने किया था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो हमने सीखा था 6 और 11 साल में नॉर्मल ईयर, लीप ईयर रिपीट होती है 28 साल में। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड से किसी भी तारीख का दिन पता करना। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा शताब्दी के प्रथम और अंतिम दिन क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन है और कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन है, ठीक है। और इस ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कैलेंडर में आगे जाओगे तो प्लस करना, पीछे जाओगे तो माइनस करना, और हम सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।